हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रैयान और तुम देख रहे हो स्काईविजन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं आप अपने CNN मॉडल को कैसे ट्रेन कर सकते हो। इसी के साथ साथ हम इसके कोड को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो बिना देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मेक श्योर करो तुम अपने किसी अकाउंट से लॉग इन हो। देन यहाँ पे अपने गूगल कोलैब सर्च करना है। उसके बाद ये वाला लिंक ओपन कर लेना गूगल का। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपकी प्रीवियस फाइल्स दिखाएगा जो आपने पहले यूज़ की हुई है या बनाई हुई है। आपने क्या करना है, न्यू नोटबुक पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये एक जुपिटर नोटबुक की तरह IDE प्रोवाइड कर देता है जो कि गूगल की अपनी है। ये देख रहे हो, ये आपकी पूरी IDE है। यहाँ पे आपका कोड रन होने वाला है। ये सेल्स हैं आपके, इसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हो। अब बात सुनो, मैं CNN मॉडल का कोड पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा गिटहब का। वहाँ से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो अपने लोकल सिस्टम पे। उसको डाउनलोड करने के बाद तुमने क्या करना है, फाइल पे आ जाना है, यहाँ से अपलोड नोटबुक कर लेनी है, ब्राउज करना है एंड ये आपसे लोकल सिस्टम पे उसकी फाइल लोकेशन पूछेगा। वहाँ से तुम फाइल सेलेक्ट करके इसको ओपन कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फाइल है। तो ये चीज़ कर ली। सेकंड चीज़, तुमने अपने कोलैब को सेटअप करने के लिए रन टाइम पे जाना है, चेंज रन टाइम टाइप करनी है। करंटली ये आपकी CPU की पावर लेयर होता है, बट हम क्या चाहते हैं, AI के मॉडल चूंकि हैवी होते हैं तो हम अपने CPU को यूज़ नहीं करना चाहते। इसलिए हम कहते हैं गूगल भैया तुम अपना GPU दो, उस पर हम मॉडल ट्रेन करेंगे। तो इसलिए आप T4 GPU पे चेक करोगे एंड इसको सेव करोगे। नाउ यहाँ तक कर लिया एंड लास्ट स्टेप ये है, इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे एक रैम और डिस्क नज़र आनी चाहिए जो कि गूगल की होनी चाहिए। बाय द वे मैंने यहाँ पे आई थिंक प्योर सेशन रन किया हुआ है, उसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये कनेक्ट हो गया एंड तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा है कि तुम्हारे पास 12 GB ऑफ रैम और 112 GB ऑफ स्टोरेज है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। अब हमारा जो भी प्रोसेस होगा, जो भी एग्जीक्यूशन होगी, वो गूगल की अपने सर्वर साइड पे होगी। उनकी रैम यूज़ होगी, उनका प्रोसेसर यूज़ होगा, उनका GPU यूज़ होगा। फाइन। इसके बाद तुम्हारे पास जो मैंने फाइल दी वो ओपन करोगे तो तुम्हारी फाइल पूरी यहाँ पे लोड हो जाएगी। अब चलते हैं हम अपनी फाइल की तरफ। ओके, तो मेरे पास CNN मॉडल की फाइल है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। नाउ दिस इज़ योर कंप्लीट CNN मॉडल ट्रेनिंग कोड। ये तुम्हारा कुछ ऐसे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम इस कोड को अंडरस्टैंड करना समझते हैं, ठीक है, साथ फिर एंड पे एक दो एग्जीक्यूट भी करा लेंगे। तो टेंसरफ्लो इंस्टॉलेशन यूजिंग पिप, हमने सबसे पहले क्या करना है, पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो करना है जैसे आप पाइथन में करते हो। बट यहाँ पे जब आप गूगल कोलैब की बात करते हो तो उसको परसेंटेज के साथ पिप कॉल करना पड़ता है। ओके, वो कर लोगे। देन नेसेसरी लाइब्रेरीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मॉडल को रन करने के लिए, उसमें बेसिक जो हैं वो ये हैं आपकी numpy, matplotlib.pyplot, सीबर्न, ठीक है। और एज जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है एलियासिंग, मतलब हम इसका निक नेम यूज़ कर सकते हैं NP। जब हम इसको आगे यूज़ करेंगे ना तो वहाँ पे हम NP कॉल करेंगे। उसका मतलब क्या होगा कि भैया मैं numpy को कॉल कर रहा हूँ। PLT कॉल करूँगा, इसका मतलब क्या होगा, मैं मैटप्लॉटलिब के अंदर pyplot मॉड्यूल को कॉल कर रहा हूँ। ओके, SNS को जब मैं कॉल करूँगा इसका मतलब है सीबर्न को मैं कॉल कर रहा हूँ। इस तरह ये काम करता है। 3 लाइब्रेरीज तुमने ये वाली रन कर ली, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे टेंसरफ्लो पे। अब मैं एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मैंने इसकी PDF फाइल बनाई हुई है, उसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करके पहले से रखा हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ। उस पर हम इस चीज़ों को समझते हैं। सेम कोड है, बस इसमें कलरिंग थोड़ी सी नहीं होगी। ओके, देखो numpy आप एज NP यूज़ करोगे, matplotlib.pyplot एज PLT यूज़ करोगे, सीबर्न एज SNS यूज़ करोगे। numpy किस लिए यूज़ होती है, ये आपके ना जो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, अरेज होती हैं, वो सब बनाने के लिए यूज़ होती है, फ्लैटनिंग के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, जो आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ना मॉडल्स पे, वो आप numpy से कर सकते हो। matplotlib.pyplot किस लिए यूज़ होता है, ये आपकी ग्राफ बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सीबर्न आपकी मैटप्लॉटलिब के ऊपर ही एक और लाइब्रेरी बनी हुई है जो ग्राफ्स को थोड़ा अच्छे बेटर वे में डिज़ाइन करके आपको आउटपुट में देता है। तो ये 3 आपकी बेस लाइब्रेरीज होगी जो आपको रन करनी है पहले। उसके बाद आपके पास आ जाता है टेंसरफ्लो एंड कीराज। अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, टेंसरफ्लो और कीराज दोनों डीप लर्निंग
की लाइब्रेरीज हैं। ओके, फ़र्क सिर्फ इतना है, टेंसर फ्लो बैक एंड पे डीप लर्निंग हैंडल करता है और फ्रंट एंड जो यूज़र के करीब होती है वो होती है कीरास। तो फ्रंट एंड आप समझ लो कि डीप लर्निंग जो है वो कीरास प्रोवाइड करता है जो कि यूज़र फ्रेंडली होती है, हम इससे डील करते हैं और ये फिर आपका टेंसर फ्लो से डील करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। सबसे पहले हम डॉट डाटा सेट कॉल कर रहे हैं, डाटा सेट इम्पोर्ट कर रहे हैं, कौन सा? ठीक है, सिफार 10 या साइफर जो भी है। डाटा सेट हमने कर लिया सिफार 10 इम्पोर्ट। अब इसका मतलब क्या है? 10 का मतलब है इसके अंदर 10 क्लासेस हैं। ठीक है, डाटा सेट के अंदर 10 क्लासेस मौजूद हैं। फाइन, और ये इमेज बेस्ड डाटा है। ठीक है, ये भी याद रखना। देन आप कहते हो टेंसरफ्लो डॉट कीरास डॉट मॉडल। अब मॉडल आप कह रहे हो कि भैया इंपोर्ट करो सीक्वेंशियल और मॉडल, ये टाइप्स हैं, आप किस किस टाइप के मॉडल यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, सीक्वेंशियल होता है कि आप मॉडल को ना स्टेप बाय स्टेप बताते हो कि ये एक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो इन एक्शंस को परफॉर्म करता है एंड देन उनकी बेसिस पे आपकी आउटपुट आती है। और जो दूसरा ये वाला मॉडल है ये कम्प्लेक्स क्या कहते हैं आर्किटेक्चर को फॉलो करता है, उसको आप डिज़ाइन करते हो, तो ये थोड़ा डिटेल है, ये इसमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला। ओके, तो ये वाला कंसर्न निकाल देना। नेक्स्ट चीज़ आपको बता जाती है कीरास के अंदर डीप लर्निंग की लेयर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास सबसे पहले कॉन्फ 2D आ जाती है, इन पे हम बात करेंगे आगे डिटेल में, अभी मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। देन मैक्स पूलिंग 2D आ जाती है, डेंस लेयर आ जाती है, फ्लैटन लेयर आ जाती है, ड्रॉप आउट लेयर आ जाती है, इन सब को आप कहते हो CNNs की लेयर्स। ओके, ये चीज़ समझ आ गई। देन आप टेंसरफ्लो डॉट कीरास डॉट यूटिल्स करते हो, यूटिल्स मतलब यूटिलिटीज़, एंड इंपोर्ट करते हो टू कैटेगोरिकल, ये किसका फंक्शन है? वन हॉट इनकोडिंग का फंक्शन है, इसको भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसकी ये यूटिलिटी यहाँ पे हमने कॉल कर ली। देन कीरास डॉट ऑप्टिमाइजर्स इंपोर्ट एडम। ऑप्टिमाइजर एडम क्या करता है? आपका जो मॉडल का लर्निंग रेट है उसको हैंडल करता है, आल्सो जो उसको एरर्स आ रहे हैं उनको हैंडल करता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। देन हम SK लर्न के अंदर मैट्रिक्स कॉल करते हैं और उसके अंदर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को कॉल करेंगे एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स को। ये किस लिए यूज़ होंगी? ये हमारे प्रिडिक्शन को अच्छे से समझने के लिए एंड उसकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो समझ आ गई। हमने डाटा सेट सिफार 10 लिया, मॉडल सीक्वेंशियल ले लिया, लेयर्स हमने 5 उठा ली, कॉन 2D, मैक्स पूलिंग 2D, डेंस, फ्लैटन, ड्रॉप आउट। उसके बाद हमने यूटिलिटीज़ ली फॉर वन हॉट इनकोडिंग जिसके अंदर हमारे पास 2 कैटेगोरिकल मॉड्यूल है, एंड हमने ऑप्टिमाइजर लिया जिसमें हमारे पास एडम मॉड्यूल है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमने SK लर्न मैट्रिक्स ली जो आपके कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स जनरेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर है तो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, अपने डाटा सेट को लोड कैसे करते हैं। ठीक है, लोड एंड प्री प्रोसेसिंग ऑफ डाटा सिफार 10 डाटा सेट। ओके, नाउ सिफार 10 अगर किसी ने डाटा सेट बनाया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी बना हुआ है, हम सिर्फ इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसने पहले से ना इस डाटा को स्प्लिट किया हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास X ट्रेन डाटा होगा, ठीक है, Y ट्रेन होगा, देन आपके पास X टेस्ट होगा एंड Y टेस्ट होगा आपके पास। ठीक है, सही है। तो ये वाला स्प्लिटिंग वाला प्रोसेस जो होता है ना वो इस सिफार 10 के अंदर ऑलरेडी हुआ है। तो आप क्या करें, सिफार 10 को डॉट लोड डाटा फंक्शन से अपने इन वेरिएबल्स के अंदर कैच कर रहे हो। ठीक है, तो ये डाटा सेट तो पहले ही स्प्लिट हुआ है। अब ये क्या करेगा ना, इस तरह समझ लो, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, जब आप इसको लोड डाटा से कॉल करोगे ना तो ये क्या करेगा, ये एक्स ट्रेन वाले को एक्स ट्रेन वेरिएबल के अंदर साइन कर देगा, वाई ट्रेन को वाई ट्रेन वाले वेरिएबल के अंदर साइन कर देगा, एक्स टेस्ट को एक्स टेस्ट वाले वेरिएबल के अंदर साइन कर देगा, वाई टेस्ट को वाई टेस्ट वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, ये लोड डाटा करता है। यहाँ तक समझ आ गई? ओके, नाउ तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑलरेडी स्प्लिटेड था। ठीक है, पहले से डिवाइड हुआ था डाटा, बस हमने उसको कैच कर लिया अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। नेक्स्ट थिंग आ जाती है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ प्री प्रोसेसिंग। नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करते हो, एक बड़ी डाइवर्स रेंज ऑफ वैल्यूज़ को लिमिटेड रेंज में श्रिंक डाउन करते हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जो आपके पिक्सल्स होते हैं ना वो 0 से लेके 255, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ के दरमियान होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है y टू डिवाइड बाई 255, हमने यहाँ पे एक्स ट्रेन जो हमारे पास डाटा आया है
उसको हमने डिवाइड किया 255 से और उसको दोबारा एक्सटेंड के अंदर ही स्टोर करा लिया। क्यों कराया ऐसे? ताकि हम इसको 0 से 1 की रेंज के अंदर वैल्यूज़ को लेके आएँ। अब याद रखना, जब भी आप इसको श्रिंक करके लोअर वैल्यूज़ पे लेके आते हो ना, तो आपका डाटा लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रिंक होने के बाद भी ये वही रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं जो आपका एक्चुअल वैल्यूज़ दे रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये कंसिडर करके चलो, बेशक आप इसको छोटी लिमिटेड रेंज के अंदर लिख रहे हो, लेकिन वो लिमिटेड रेंज भी इन्हीं वैल्यूज़ को उसी तरह रिप्रेजेंट करेगी जैसे इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। देन आपके पास आ जाता है एक्स टेस्ट को भी आप डिवाइड कर लो 255 से, तो 1 से 0 के बीच में वैल्यूज़ आ जाएंगी इसकी। तो अब तुम्हारे पास जो डाटा सेट के अंदर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन वाले वेरिएबल्स हैं, उनके अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 1 के दरमियान होंगी। समझ आ गई इसकी बात की? ओके, सो नेक्स्ट थिंग आपके पास आ जाती है वन हॉट एनकोडिंग। अब वन हॉट एनकोडिंग क्या करती है, आपकी आउटपुट क्लासेस कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है, हमने देखा था सिफार 10 के अंदर हमारे पास 10 क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, अब उन 10 क्लासेस को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट क्या ये सही तरीका है? नहीं। न्यूरल नेटवर्क्स में इस तरह की वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हम इसको इन वैल्यूज़ को एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं, और वो फॉर्मेट हमें कैसे जनरेट होता है? वन हॉट इनकोडिंग के ज़रिए जनरेट होता है। तो हम क्या करेंगे, अपने y10 और y टेस्ट जो कि हमारे यहाँ पे टारगेट वेरिएबल्स हैं, यानी जो हमारे आउटपुट वाले वेरिएबल्स हैं, उनको हम यहाँ पे टू कैटेगोरिकल फंक्शन के अंदर पास करेंगे एंड हम बताएंगे इसके अंदर कितनी क्लासेस हैं? 10। ठीक है, एंड ये वाला फंक्शन उसको रिटर्न करके इस वेरिएबल में एज प्रॉपर फॉर्मेटेड वैल्यूज स्टोर कराएगा। ठीक है, वाई टेस्ट यहाँ पे कैटेगोरिकल से कन्वर्ट होके एक प्रॉपर फॉर्मेट में वाई टेस्ट कैट के अंदर स्टोर हो जाएगा। कितनी क्लासेस के लिए? 10 क्लासेस के लिए। कैसे करता है वो देख लेते हैं। देखो, हमारे पास y10 था, वो 0 से लेकर 9 तक सिंपल रिप्रेजेंट किया जा सकता था, बट हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क इसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे हम ये वाली क्लासेस को मेंशन कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन हम क्या करते हैं, जो सा हमें नंबर चाहिए होता है, जो सा हमने क्लास रिप्रेजेंट करनी होती है, वहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं एंड रेस्ट ऑफ दी ऑल क्लासेस हम 0 पुट कर देते हैं। तो अब 0 के लिए क्या कोड जनरेट हुआ? तो y train for 0 is equal to one hot encoding this code। अब ये पूरा कोड सिर्फ एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह लेट्स से अगर मैं 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, अब ये जो पूरा कोड है ना, ये सिर्फ क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो पूरा फॉर्मेटेड कोड्स हैं, ये हम न्यूरल नेटवर्क को पास करते हैं और वो इन कोड्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसको अंडरस्टैंड करने में न्यूरल नेटवर्क को मुश्किल आ रही थी, तो हमने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया वन हॉट इनकोडिंग कोड्स में। ओके, एंड देन हम उसको न्यूरल नेटवर्क को पास करेंगे। और ये कोड किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्लास को। ठीक है, ये याद रखना। तो हमने कोर्स जनरेट कर लिए और कोर्स को जनरेट करके हमने y10 कैट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया और y टेस्ट कैट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। नेक्स्ट थिंग आपके पास आती है क्लास नेम्स। हम एक अरे बनाएंगे, ठीक है, लिस्ट बना रहे हैं, उसमें हम क्लासेस के खुद से नेम डिफाइन कर रहे हैं कि एक एरोप्लेन की क्लास है, एक ऑटोमोबाइल्स की, एक बर्ड्स की, एक कैट की है, डियर की है, डॉग की है, फ्रॉग की है, हॉर्स की है, एंड शिप प्लस ट्रक की एक क्लास मौजूद है हमारे पास। तो ये टोटल हमारे पास 10 क्लासेस होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे भी हमारे पास 9 थी और इधर भी आपको 9 नेम्स नज़र आ रहे हैं जो हमने खुद से क्लासेस के लिए असाइन किए हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई कि हमने डाटा सेट को नॉर्मलाइज एंड इनकोड कैसे करना है, यानी कि हमने उसकी प्री प्रोसेसिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट थिंग पे आ जाते हैं। अब देखो, हमने ना अपने डाटा सेट को जो भी हमने प्री प्रोसेसिंग करनी थी वो कर ली। डाटा सेट है बहुत बड़ा, 10,000 इमेजेस का शायद, आई थिंक। तो क्या पता मैं पूरा कोड एग्जीक्यूट करा दूं बट वो डाटा सेट लोड ही ना हुआ हो, है ना, हो सकता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी इमेजेस को डिस्प्ले करा के
कि क्या डाटा सेट लोड हुआ है सही से या नहीं, तो वो हम यहाँ पे अब करेंगे। डिस्प्ले सैम्पल इमेजेस फॉर दी ट्रेनिंग सेट, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यार जो हमने डाटा लोड किया क्या वो सही से लोड हो गया या नहीं हुआ। तो हम उसके लिए क्या करें, PLT हम कॉल करें, मैंने बताया था। इसका मतलब है मैट प्लॉटलिब के अंदर पाई प्लॉट मॉड्यूल को यूज़ करो, वो यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर फिगर बना रहे हैं, फिगर के अंदर फिगर साइज दे रहे हैं 8,8 8,8 मतलब 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स आपको मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखो जो स्केल नहीं होता स्केल आपका, उसको आप यूनिट कहते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक 0 से लेकर 7 तक आपके 8 यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। ग्राफ में जैसे तुम नहीं बनाते वो वाले आपके यूनिट्स होते हैं ये, ठीक है। इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट कंसर्न नहीं है, बट ये लिखी हुई चीज़ तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, नाउ तुम्हें 8x8 के यूनिट्स मिल गए। अगली चीज़ क्या करनी है, आपने फॉर लूप लगाना है। आई मतलब 0 से स्टार्ट होगा, इन रेंज 9 तक जाएगा एक एक करके। उसके अंदर आपने क्या करना है, PLT.subplot, आपने मेन कैनवस बनाया 8x8 का, ठीक है। 9 का मतलब क्या है, तुमने 9 इमेजेस डिस्प्ले करानी है, ठीक है। सब प्लॉट क्या करता है, मेन कैनवस को 3x3 का ग्रिड बना देता है, उसको डिवाइड कर देता है। एंड हम IMShow फंक्शन से आउटपुट में इमेज ले सकते हैं। इमेज कौन सी थी, X10 के अंदर हमारे पास इमेजेस पड़ी हुई थी, ठीक है। और हमने I पास किया तो वो पहली इमेज लेगा, 2 इसके बाद इंक्रीमेंट होकर 1 होगा तो अगली इमेज आएगी, फिर 2 होगा, अगली इमेज आएगी, फिर 3 होगा, अगली इमेज आएगी। इस तरह इमेजेस आती रहेंगी जब तक ये 9 पे नहीं पहुंचता, सही है। उसके बाद हमने हर इमेज को टाइटल भी तो देना है, तो हमने PLT.title का लिया, क्लास नेम, ठीक है। क्लास नेम के अंदर यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करेगा y10 i/0, ठीक है। ये आपका इंडेक्स रिटर्न करेगा, और जो इंडेक्स यहाँ पे आएगा वो इंडेक्स की क्लास इस लिस्ट से रिटर्न हो जाएगी, ऊपर वाली लिस्ट से, ठीक है। वो वाला नाम आपके इमेज के साथ लग जाएगा। PLT.access, एक्सेस की जो आपकी गाइडलाइंस नहीं होती ऐसे ऐसे जो आपको एक्सेस रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, वो कह रहे हैं उसको ऑफ कर दो ताकि हमारे पास क्लीन व्यू आए, ओके। एंड एंड पे हम PLT.show कर देंगे ताकि हमारे पास डाटा सही से लोड हो जाए। तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ कि हमने किया क्या है। समझो, ये आपके पास पूरा कैनवस था, ठीक है। ये आपका फिगर है, इसको आप फिगर कहते हो, जो पूरा है मेन कैनवस आपका फिगर है जो कि 8x, तो हमने 8x8 का फिगर ले लिया। उस पर हमने सब प्लॉट्स बनाने थे, तो हमने इसको 3x3 का ग्रिड में डिवाइड कर लिया। तो ये ईच ब्लॉक आपका एक सब प्लॉट रिप्रेजेंट करता है। तो हर ब्लॉक में आपके पास एक इमेज आ जाएगी, इधर भी एक आ जाएगी, इधर भी एक आ जाएगी, इधर भी एक आ जाएगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और टोटल आपके पास इमेज कितनी आएंगी, 9 इमेजेस आएंगी, ठीक है। यू विल गेट 9 इमेजेस, ओके। तो वही 9 इमेजेस आपको अब मैं दिखा देता हूँ। ओके, सो ये देखो, तो ये आपको इमेजेस नज़र आ रही हैं। तुम कहोगे यार ये इमेजेस इतनी ब्लर क्यों है, कि ये आपकी 32x32 पिक्सल्स की इमेजेस हैं, तो वो ब्लर तो होने वाली हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पहले फ्रॉग आ गया, फिर ट्रक आ गया, फिर दोबारा से ट्रक आ गया, डियर, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। रैंडम उसने उठाए हैं और आपको डिस्प्ले में दिखा दिए हैं। जो भी उसकी क्लास थी वो भी उसने आप ऊपर लिख के बता दिया, नीचे उसकी इमेज शो करा दी है। 9 इमेजेस आनी थी, 9 इमेजेस लोड हो गई है। इससे हमें पता क्या चला है, इससे हमें पता ये चला है कि हमारा डाटा सेट सही से लोड हो चुका है। अब हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं, अपने CNN मॉडल को डिफाइन, कंपाइल और उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो वही चीज़ें हम करेंगे। अब आ जाओ भैया इस पे, ये चीज़ ध्यान से समझना। CNN मॉडल को आप पहले डिफाइन करते हो। डिफाइन करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया मॉडल, उसके अंदर हमने सीक्वेंशियल मॉडल को कॉल कर लिया। अब सीक्वेंशियल मॉडल क्या कहता है कि मुझे ना, अगर तुमने प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करना है तो मुझे तरतीब से लेयर्स दो। पहले एक लेयर मुझे पास करो, फिर दूसरी लेयर पास करो, फिर तीसरी लेयर पास करो, ठीक है। जो हमने ऊपर लेयर्स देखी थी ना, वो एक एक करके पास करो। जिस तरतीब में तुम पास करोगे उसी तरतीब में मेरी प्रोसेसिंग होगी। एंड इनका सीक्वेंस मैटर करता है। अगर तुम इनके सीक्वेंस को चेंज करोगे तुम्हारी एक्यूरेसी पे इफेक्ट होगा, तुम्हारी आउटपुट चेंज होगी, याद रखना। तो वो आपने कंसिडरेशन में रखना है कि सीक्वेंशियल मॉडल में आप लेयर्स को सीक्वेंस में प्रोवाइड कराते हो, एंड उनका जो सीक्वेंस होता है वो आपके आउटपुट को इम्पैक्ट करता है। ये चीज़ समझ आ गई। तो सबसे पहले हमने देखा था हमारे पास एक कॉन्व 2D, मैक्स पूलिंग 2D, देन आपका फ्लैट एंड डेंस ड्रॉप आउट लेयर्स आती हैं।
अब समझते हैं कि ये लेयर्स करती क्या हैं। कौन 2D में आप सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स पास करते हो, उसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है नंबर ऑफ टाइम्स फिल्टर विल अप्लाई। तो कितनी दफ़ा आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने 32 पास कर दिया कि 32 दफ़ा फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। ओके, अब ये फिल्टर क्या होते हैं थोड़ी देर में समझते हैं उसको भी। 3x3 क्या है कि भैया ये फिल्टर का साइज़ है, किस साइज़ का फिल्टर होना चाहिए, 3x3। ओके, एक्टिवेशन इज इक्वल टू रेलू। एक्टिवेशन फंक्शन है जो आपका रेलू हमने पास किया। रेलू क्या करता है, नॉन लीनियर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है ताकि हम उसको अच्छे से फिल्टराइज कर सकें। इनपुट शेप हमने क्या दी कि हमारे पास 32x32 के इमेजेस मौजूद हैं, ठीक है, और 3 आपका रिप्रेजेंट करता है आपका कलर पैलेट क्या है। अगर ये 3 है इसका मतलब RGB कलर है, अगर यहाँ पे 1 लिखा हो इसका मतलब है ग्रे स्केल है। ये चीज़ समझ आ गई। ओके, नाउ मैक्स पूलिंग क्या करता है, मैक्स पूलिंग आपकी डाटा सैम्पलिंग करता है, उसको रिड्यूस करता है आपकी इमेजेस के साइज़ को, किससे, 2x2 फिल्टरिंग से। अब फिल्टरिंग को समझते हैं। देखो हमने इनपुट में दिया था कि 32x32 पिक्सल्स की हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी इमेज ले ली, ठीक है, यहाँ से लेके मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। ये 32x32 की इमेज है एंड ये आपका एक पिक्सल शो कर रहा है, ठीक है, लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं ना। तो फिल्टर क्या करता है, कौन 2D का जो फिल्टर है ना वो हमने कहा था 3x3 का होना चाहिए। तो वो इस तरह का एक फिल्टर बना लेगा एंड इस फिल्टर को उठा के इसके ऊपर पिक्सल्स के ऊपर रखेगा। तो ये जो एक पार्ट है ना ये एक पिक्सल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक पिक्सल इस पे आएगा और फिर क्या करेगा, ये उस पर रखने के बाद वेटेड सम कैलकुलेट करता है इस पूरे रीजन का जहाँ पे ये पड़ा होगा फिल्टर, उस पूरे रीजन का वेटेड सम कैलकुलेट करेगा। उसकी जो आउटपुट आएगी सम की वो रिटर्न करा के एक फीचर मैप होता है उसके अंदर इंसर्ट करा देगा, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है। फिर ये फिल्टर क्या करेगा, थोड़ा सा आगे ग्लाइड होगा, स्लाइड होने के बाद थोड़ा आगे जाएगा, फिर एक और वेटेड सम कैलकुलेट करके इधर डाल देगा फीचर मैप में, फिर थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है, फिर एक और वैल्यू कैलकुलेट करके इधर फीचर मैप में डाल देगा। इस तरह फिल्टर ने कितनी दफ़ा अप्लाई होना है, हमने शुरू में लिखा था नंबर ऑफ टाइम्स अ फिल्टर विल अप्लाई, 32 दफ़ा ये वाला फिल्टर अप्लाई होगा, ठीक है, 32 दफ़ा ये फिल्टर अप्लाई होगा और हर बार एक वैल्यू आपकी रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद आपके पास एक पूरा फीचर मैप बन जाएगा। अब मैक्स पूलिंग क्या करता है, वो 2x2 का फिल्टर बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्लाइड करता है फीचर मैप के ऊपर, तो वो मैक्स पूलिंग आपका इसके ऊपर ग्लाइड करेगा यूं, ठीक है। और ये क्या कैलकुलेट करके लाता है, ये कहता है जो इस रीजन में मैक्सिमम वैल्यू है ना वो मुझे रिटर्न कराओ, वो रिटर्न करा के एक अलग मैप बना देता है, उसके अंदर स्टोर करा देता है, ठीक है, वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से ये वाली वैल्यू मैक्सिमम थी वो इसने यहाँ पे स्टोर करा दी, आगे जाएगा, मेरा मार्कर पता नहीं इशू कर रहा है, अच्छा, आगे जाने के बाद यहाँ पे एक और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो अगले सेल में रख देगा, ठीक है। इस तरह नीचे आएगा, एक और वैल्यू कैलकुलेट करेगा, वो आपके पास अगले सेल में रख देगा, इस तरह अगले सेल में एक और वैल्यू कैलकुलेट करेगा मैक्सिमम, वो इधर रख देगा, और एंड पे आपके पास एक पूरी मैप बन जाएगा। और वो मैप आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, उसी इमेज का स्मॉल साइज रिप्रेजेंट करता है, डाटा लॉस नहीं होता, बस उस इमेज को शॉर्ट कर देता है और उसकी फीचर्स को अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, सही है। अगर जितना फिल्टर का साइज़ बड़ा होगा उतना ज़्यादा तुम डाटा को लॉस कर रहे होगे, जितने नैरो जाके तुम चीज़ों को देखोगे उतनी डिटेल में चीज़ें तुम्हें नज़र आएंगी, जितना टॉप व्यू से देखोगे उतनी कम चीज़ें तुम्हें नज़र आएंगी, समझ आई इस बात की, सही है। अब ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने पहले कॉन 2D लगाया, उसमें 32 दफ़ा फिल्टर अप्लाई किया, और 3x3 का फिल्टर लगाना था, एक्टिवेशन वैल्यू लगा दिया, इनपुट शेप हमने ये दे दी। इनपुट शेप आपने एक दफ़ा देनी होती है क्योंकि सारी इमेजेस का साइज़ वही रहने वाला है। नेक्स्ट हमने मैक्स पूलिंग लगाई, 2D का 2x2 का फिल्टर लगाया, उसने आपके पास वैल्यूज रिटर्न करा दी। उसके बाद हमने क्या कहा कि भैया और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो इसको 64 दफ़ा रन कराओ, 64 दफ़ा इस पर फिल्टर अप्लाई करो, ठीक है, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। इनपुट शेप यहाँ पे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले बता चुके हैं सारा डाटा सेट ही वैसा है,
ठीक है। मैक्स पूलिंग में हमने दोबारा वही चीज़ की। फिर हम और आगे गए, हमने कहा कॉन्वोल्यूशनल लेयर 2D लगाओ, ठीक है। 128 दफ़ा फिल्टर अप्लाई करना है, फिल्टर का साइज़ वही रहेगा, एक्टिवेशन फंक्शन वही रहेगा, मैक्स पूलिंग वही रहेगी। अब आ जाती है बात फ्लैटन की। फ्लैटन क्या करता है ना, फ्लैटन कहता है कि भैया जो तुमने ना ये वाला जो था ना, ये जो तुम रिटर्न करा रहे हो ना, इसको तुम कन्वर्ट कर दो 1D में। ये 2D में था ना आपके पास, ये वाला ये जो पूरा आपका मैप जो बन रहा है, ये आपके पास 2 डायमेंशन में था, उसको हमने कन्वर्ट करना होता है 1 डायमेंशन में। फ्लैटन कर दिया, 1 डायमेंशन में आ गया। 1 डायमेंशन में आने के बाद आप इस पर डेंस अप्लाई करते हो। डेंस क्या करता है, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आते हैं। डेंस इस लेयर को ना, अब ये देखो 4 सिलेक्ट है ना, यहाँ पे आपके पास मैं आपको बना ही देता हूँ। ये देखो हमारे पास ना 2D एक मैप आ गया हमारे पास आउटपुट में मैक्स पूलिंग के बाद। उसको हमने कन्वर्ट करना है 1D में। तो 1D में कैसे कन्वर्ट होगा, 1D में इसके पास एक रो में सारी, या एक कॉलम में भी हो सकता है, इस तरह 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे भी 4 वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे भी 4 ही वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 1D आ जाएगी। इसके बाद आप क्या करोगे, वैसे इसको कॉलम में करना चाहिए ताकि तुम्हें सही समझ आए। यूँ समझ लेते हैं ना, हम इसको कॉलम बना लेते हैं। हमने 1 डायमेंशनल कॉलम बना लिया उसका, ठीक है, इसी का, उसको रोज़ को हटा दो। इसने ये बना दिया फ्लैटन के ज़रिए। फ्लैटन करने के बाद अब जो एक वैल्यू है ना, वो अलग अलग न्यूरॉन्स के पास जाएगी, ठीक है, इस तरह डेंस लेयर में ये वैल्यूज़ लग जाएंगी, फिर ये वाली इसके पास भी जाएगी, ये इसके पास भी जाएगी, इस तरह, ठीक है, मिक्स होकर सारी मतलब अलग अलग वैल्यूज़ जाएंगी न्यूरॉन्स के पास। कितने न्यूरॉन्स के पास जाएंगी, 128 न्यूरॉन्स के पास ये वाली वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। इस तरह के आपके पास ना न्यूरॉन्स 128 होंगे, तो उनके अंदर ये वैल्यू पास होती रहेंगी मिक्स करके, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। एक्टिवेशन फंक्शन आप उसमें भी वैल्यू लगा रहे हो, समझ आ गई। और याद रखना डेंस हमेशा फ्लैटन के बाद आता है, पहले फ्लैटनिंग होगी उसके बाद आप डेंस अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ समझ आ गई। ड्रॉप आउट क्या करता है, ड्रॉप आउट देखता है कि यार कुछ आउटपुट हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ना, वो सही इंटेंस वैल्यूज़ दे रहे हैं, मतलब 50% से ज़्यादा अच्छी तरह वैल्यूज़ दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं वैल्यूज़ को कि आगे जाएं। और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं, उनकी वैल्यूज़ जो आ रही है ना वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उनको तुम एलिमिनेट कर दो। जो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आ रही हैं न्यूरॉन से, उनको आगे भेज दो, और जो नहीं सिग्निफिकेंट उनको रिमूव कर दो। तो रिमूव करने की यहाँ पे आप रेशो देते हो, तो यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 50% ऑफ दी वैल्यूज तुमने रिमूव करनी है। 50%, भैया 50% काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप स्टैंडर्ड जो यूज़ करते हो ना वो 0.25% होता है, बट यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है। वैसे आप करना चाहो तो 0.25 इज़ आइडल थिंग, जो कि आप यूज़ करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट थिंग क्या आती है, ड्रॉप आउट ने रिमूव कर दिए, रिमूव करने से हुआ क्या, कोई गैस है तुम्हारे पास? रिमूव करने से इसकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई, इसने फालतू चीज़ों को, कन्फ्यूजन को दूर कर दिया, इसने कन्फ्यूजन निकाल दी कि भैया जो वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं थी उनका आगे काम ही नहीं है, उनको आगे भेजो ही मत, उनको निकाल दो, उसने निकाल दिया। उसके बाद हमने डेंस फिर लगाया। अब ये वाला जो डेंस है ना, ये आपकी फाइनल आउटपुट लेयर को डिफाइन कर रहा है। तो मतलब अब यहाँ पे आपने एक आउटपुट भी देनी है ना, तो ये उसमें आउटपुट में आपके पास वैल्यूज़ लेके जाएगा, ठीक है। तो आउटपुट में कितनी वैल्यूज़, कितने न्यूरॉन्स बनाने हैं, 10 न्यूरॉन्स बनाने हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन हमने सॉफ्ट मैक्स लगाया। सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, उन वैल्यूज़, उन न्यूरॉन्स के अंदर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके प्रोबेबिलिटीज़ की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो 10 न्यूरॉन्स आपके बनेंगे। 10 न्यूरॉन्स मतलब क्या है, कोई समझ आ रही है बात? यानी आपकी 10 क्लासेस हैं, और 10 क्लासेस में जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी शो कराएंगी। तो अब आपके पास प्रिडिक्शंस आ गई है ना। ये आपने सीक्वेंशियल मॉडल बना लिया, ठीक है, सीक्वेंशियल मॉडल बना लिया, उसको स्टोर कराया मॉडल के अंदर। अब आ जाओ इसको कंपाइलेशन कैसे करेंगे हम। हमने मॉडल डॉट कंपाइल किया। ऑप्टिमाइजर हमने देखा था, उसके अंदर मॉड्यूल था एडम। एडम हमारा लर्निंग रेट और एरर हैंडलिंग करता है, तो हमने इसका लर्निंग रेट रखा है 0.001, बहुत स्लो रखा है। तुम आहिस्ता आहिस्ता सीखो चीज़ों को। अगर इस रेट पे ना वैल्यूज़ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं हो रही, एक्यूरेसी बढ़ नहीं रही, तो हम इस वैल्यूज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे 1.0 कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2.5 कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे
अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप 025 कर दो, 01 कर दो, है ना, इस तरह कर सकते हो। वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, खेल सकते हो इन वैल्यूज़ के साथ। देन हमने लॉस के अंदर ये वाली कैटेगोरिकल क्रॉस सेंट्रोफी लिख दिया। मैट्रिक्स के अंदर हमने एक्यूरेसी पास कर दी, ठीक है। एंड हम मॉडल डॉट समरी आपका क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी कौन सी लेयर ने क्या क्या चीज़ें आउटपुट में भेजी हैं, उसके पैरामीटर्स कितने यूज़ हुए हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल डॉट समरी की आपके पास ये एक टेबल जनरेट होकर आ रहा है, इसमें आपको बता रहा है उसके पास आउटपुट शेप में ये चीज़ें आ रही हैं, पैरामीटर्स में ये आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ तुम यहाँ पे देखो, ये टोटल पैरामीटर्स लिखे हुए हैं 160202, ओके, ठीक है। इतने टोटल पैरामीटर्स हैं। ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं, 160202। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टोटल पैरामीटर्स तो इतने थे और ट्रेनिंग भी इतने हैं, मतलब ये मॉडल पहले से ट्रेन नहीं हुआ हुआ, सारा तुमने खुद से खुद ट्रेन करना है। अगर यहाँ पे थोड़े से कम होते और नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स में कुछ वैल्यूज होती, इसका मतलब है ये मॉडल किसी और बंदे ने पहले बनाया है, उसने ट्रेन कर लिया था, तुमने इसमें और चीज़ें एडिट की हैं, अब इसके पैरामीटर्स बढ़ गए हैं। अब वो जो पहले उसने मॉडल बनाया था ना, उसके पैरामीटर्स पहले से ट्रेन है, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो तुमने बनाए हैं नए वाले पैरामीटर्स, उनको सिर्फ ट्रेन करो। तो ट्रेनेबल पैरामीटर्स वो होते हैं जो ट्रेन होने होते हैं अभी, और नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेन हो चुके होते हैं। और नॉन ट्रेनेबल ज़्यादातर कब आते हैं, जब आप किसी और का मॉडल उठाते हो, ओके। तो ये एक चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपके पास, आप अपने सीन एंड मॉडल को ट्रेन कैसे करोगे। तो सिंपल है, हिस्ट्री नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, एंड मॉडल डॉट फिट आप हमेशा तब यूज़ करते हो जब आप मॉडल को ट्रेन करना स्टार्ट करते हो। अब ट्रेन करना है तो हमने एक्स ट्रेन वेरिएबल दिया, ठीक है, वाई ट्रेन कैट वाला दिया जो हमने इनकोड किया था, याद है ना। उसके बाद हमने इपॉक्स दिए, कितने इपॉक्स, कितने साइकिल्स में तुमने इस मॉडल को ट्रेन करना है, तो हमने यहाँ पे 10 दिया। बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, मैं बाद में बताऊंगा सारा। बैच साइज हमने दे दिया 64, ठीक है, इसको भी मैं समझाता हूँ। वैलिडेशन स्प्लिट हमने दे दिया 0.2, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई कि हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन कैटेगरी जो इनकोडेड था वो वाला हमने डाटा इस मॉडल को पास की है। इस बात की समझ आती है, हाँ। एक्स ट्रेन कौन सा था जो आप डाटा ट्रेन करोगे, वाई ट्रेन कौन सा है जो उस डाटा के ट्रेन होने के बाद चेक होने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने इनकोड किया था। इपॉक क्या होता है, इपॉक होता है आपका एक पूरा साइकिल जिसमें आप फॉरवर्ड प्रोपगेट करते हो, ठीक है, इनपुट से लेके आउटपुट पे जाते हो, फिर आउटपुट से वापस इनपुट पे आते हो, चेक करते हो कि एरर्स कितने हैं, उनको रिजॉल्व करते हो, ठीक है। इसको कहते हैं वन इपॉक। अब इसको और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम समझते हैं कि बैच साइज क्या होता है और कैसे काम करता है। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास जो डेटा सेट था ना, हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पास डेटा सेट था, उसके पास 10,000 इमेजेस थी, और हमें पता है हमने 10 क्लासेस का डाटा सेट लिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं ना कि 1000 इमेजेस पर क्लास के अंदर हैं, ठीक है। तो हर क्लास के अंदर 1000 इमेजेस हैं। अब बैच 64 का मतलब क्या होता है कि आपने ना 10,000 में से 64 इमेज एक बैच में उठानी है। 64 एक बैच में 64 उठानी है, तो 10,000 के लिए कितने बैचेस लगेंगे, 156 बैचेस लगेंगे। तो 156 बैचेस ऑफ 64 इमेज पर बैच इज इक्वल टू 1 इपॉक। मतलब क्या है कि इपॉक आपका हर बार 64 इमेजेस उठाएगा, रन करेगा, और इपॉक तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो अपने 156 साइकिल्स कंप्लीट ना करे। जब उसके 156 साइकिल ऑफ 64 इमेजेस कंप्लीट होंगे तो वो कहलाएगा एक इपॉक, ओके। ये चीज़ समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि चलो इसने तो कह दिया कि 64 बैच का इमेज उठाएगा एक क्या कहते हैं साइकिल में, इपॉक के, ठीक है। तो इस तरह में 156 साइकिल चाहिए 1 इपॉक के लिए। तो 64 को आप 10 से डिवाइड करो, आपके पास 6.4 आता है। 6.4 आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 6 इमेजेस पर क्लास है, हर बैच में वो उठाएगा, ओके। अब इस तरह 64 इमेजेस के जितने बैच बनेंगे वो तुमने 156 टाइम्स बनाने हैं, तब जाके एक इपॉक कंप्लीट होगा। और वो कह रहा है कि हमने यहाँ पे
इस तरह के 10 इपॉक्स कंप्लीट कराने हैं। उसके बाद हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा। एंड वैलिडेशन स्प्लिट क्या कहता है कि अच्छा तुम ट्रेन कर लोगे मॉडल, तो मैं चेक कैसे करूं कि तुम्हारा इपॉक सही वैल्यूज़ दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस सही जा रही है। तो जो तुम वैल्यू यहाँ पे दोगे ना, वो निकल के आपकी बनती है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब है डाटा को सेपरेट करना है ना। तो हाँ बिल्कुल, डाटा को सेपरेट करना है। जो तुम इसको डाटा इनपुट में दे रहे हो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन कैट, उसमें से 20% डाटा तुम अलग कर दो। इसको लर्निंग के लिए यूज़ नहीं करना, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ होगा। किसकी टेस्टिंग के लिए? इपॉक की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो रही है। एक और चीज़ ध्यान रखना, एक्यूरेसी। अब नीचे जो टेबल बन रहा है ना, इसमें दिखाता हूँ। इसमें आपकी एक्यूरेसी ना, जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे ना डाउनवर्ड, एक्यूरेसी बढ़ेगी और लॉस जो है ना वो डाउनवर्ड डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक्यूरेसी कितनी, 0.4389, बहुत कम है। लॉस कितना है, 1.57। ठीक है, इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, मॉडल सही से ट्रेन नहीं हुआ। ये एक ही पॉक है। आगे चलते हैं, 0.56। अरे एक्यूरेसी बढ़ रही है। लॉस को देखो, लॉस को देखो, 1.23। लॉस कम हो रहा है। अच्छा, मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं। एक्यूरेसी देखो ये है, और लॉस देखो कम हो रहा है। एक्यूरेसी बढ़ रही है, लॉस कम हो रहा है। एक्यूरेसी बढ़ रही है, लॉस कम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप नीचे आते जाओगे तो जैसे देखो यहाँ पे आए ना, तुम्हारी एक्यूरेसी 70 तक पहुँच गई। शुरू में कितनी थी, 40 के करीब थी। नीचे आते आते 70 पहुँच गई। और लॉस शुरू में कितना था, 1.5 था। नीचे आते आते लॉस कम हो चुका है। तो हमारा मॉडल काफ़ी हद तक ट्रेन हो चुका है। अब एक और चीज़ बताता हूँ। 10 इपॉक तुम्हें लग रहा होगा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने 156 साइकिल एक इपॉक में कंप्लीट करने हैं और हर साइकिल में उसने 64 इमेजेस उठानी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। पर सच्ची बात दोस्त ये है कि 10 इपॉक आपके अच्छे नहीं होते एक प्रॉपर मॉडल ट्रेन करने के लिए। आपको कम से कम 50 या उससे ज़्यादा, 100 कर सकते हो, 120 कर सकते हो, इतने इपॉक्स लगाने चाहिए, तब जाके आपका मॉडल सही से ट्रेन होगा। यहाँ पे मैंने 10 क्यों लिए हैं, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी आउटपुट ले सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि रन कैसे होता है, इसलिए हमने सिर्फ 10 लिए हैं। अब सर एक सवाल ध्यान में आता है मेरे, ये भी तो हो सकता है जो एक्यूरेसी आप बढ़ा रहे हो, एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो एक्यूरेसी बढ़ी ना, आप इपॉक बनाते जाओ, कंप्लीट करते जाओ इपॉक, लेकिन एक्यूरेसी उतनी रहे। तो उस केस में क्या करना चाहिए, उसको पूरा एग्जीक्यूट कराना चाहिए इपॉक्स को। लेट से आपने ना 100 इपॉक्स सेट कर दिए, ठीक है, और 90 इपॉक्स में जाके ना उसने ना परफॉर्मेंस को 80 पे रोक लिया। ठीक है, 80% पे परफॉर्मेंस को रोक लिया। अब 90 इपॉक्स के बाद 10 इपॉक अभी बाकी रहते हैं। हमने देखा कि 91 पे गए, उसकी परफॉर्मेंस 80 ही है। 92 पे गए, उसकी परफॉर्मेंस 80 ही है। मतलब अब परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं आ रहा, ना तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ रही है ना तुम्हारा लॉस घट रहा है। ठीक है, तो इस तरह तुम्हें 10 साइकिल अगले जो हैं 100 तक पहुंचने तक 10 साइकिल एग्जीक्यूट कराने चाहिए इपॉक के, नहीं, तुम अपनी एग्जीक्यूशन टाइम को ज़ाया कर रहे हो। तो कोई लिमिट फैक्टर होना चाहिए ना, कि इतनी दफ़ा अगर तुम्हारी एक्यूरेसी सेम आए तो उसको एग्जीक्यूट कराना कैंसिल कर दो, बस आउटपुट में दे दो कि यही तुम्हारी एक्यूरेसी आ रही है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पेशेंस लेवल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ आफ्टर सर्टेन थ्रेशोल्ड द परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी नॉट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, सो वी शुड स्टॉप एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग इपॉक्स। तो हमें इपॉक्स को स्टॉप करना चाहिए। तो उसको स्टॉप करने के लिए आप पेशेंस लेवल बता देते हो, कितने इपॉक दोबारा रन हों और उनके आउटपुट अगर सेम रहे तो तुम्हें इसको कैंसिल करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 दिया। 5 का मतलब क्या है, लेट से तुम्हारी एक्यूरेसी 90% आ रही थी, सो इफ़ आफ्टर 5 मोर ट्राइज तुमने 5 दफ़ा और इपॉक रन किए और आपकी एक्यूरेसी फिर भी 90 ही रही, तो तुम्हें क्या करना है, इपॉक्स को रन करना स्टॉप कर देना है। तो ये चीज़ थी। मैं थक गया वैसे बोल के भी इतना ज़्यादा है, क्योंकि डिटेल में चीज़ें कवर कर रहे हैं ना, मैंने बोला था। नाउ नेक्स्ट थिंग आपके पास आ जाती है, आप अपने मॉडल को विजुअलाइज कैसे कर सकते हो। ये सिंपल है भाई, इसमें मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, आप अपने मैटप्लॉटलिब के अंदर से फिगर बना रहे हो, ठीक है, 12,4 यूनिट्स की, ठीक है, ये आपका मेन कैनवस है। उस कैनवस के अंदर आप इस तरह सब प्लॉट्स बना रहे हो और सब प्लॉट्स के अंदर आप क्या दे रहे हो,
उसकी एक्यूरेसी और उसका लेबल दे रहे हो, ठीक है, वैल्यू एक्यूरेसी दे रहे हो, देन लेबल वैलिडेशन दे रहे हो, ठीक है, देन एक्यूरेसी पास कर रहे हो। एंड लेजेंड क्या कहता है, लेजेंड आपका ना एक क्या कहते हैं, जैसा ग्राफ है ना, तो ग्राफ में आपके पास एक बॉक्स आ रहा होता है जिसमें आपके पास बता रहा होता है ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है, तो लेजेंड वो करता है, ठीक है। सब प्लॉट दोबारा वही चीज़ कॉल हो रही है। पहले हमने ना एक्यूरेसी के लिए निकाला है, ठीक है, एक प्लॉट बनाया है, दूसरा प्लॉट हम बनाएंगे लॉस के लिए, ताकि हमें पता हो कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो हमने यहाँ पे लॉस पास कर दिए एंड उसको हमने एंड पे plt.show करा दिया। अब हमारे पास एक एक्यूरेसी का ग्राफ आ गया, ठीक है, और एक हमारे पास आ गया, ये मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, एक हमारे पास आ गया लॉस का ग्राफ। और ये जो आपका डब्बा नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये आपका लेजेंड होता है, ठीक है, लेजेंड कहते हैं। एंड अब देखो इस एक्यूरेसी में ना, जैसे जब हम आगे जा रहे थे ना यूँ, ठीक है, तो तुम्हारा एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा था। एंड लॉस में देखो जैसे जैसे तुम आगे जा रहे थे तुम्हारी लॉस डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना, अगर तुम्हारी लाइन ना स्मूथ बन रही है ना, इसका मतलब है तुम्हारा मॉडल सही से ट्रेन हो रहा है। अगर इस लाइन में ना, इफ़ दिस लाइन हैज़ हार्श स्पाइक्स, ठीक है, इस लाइन में लेट से इस तरह के ना स्पाइक्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है तुम्हारा मॉडल सही से ट्रेन नहीं हो रहा, उसमें इश्यूज आ रहे हैं, ओवर फिटिंग हो रही है, अंडर फिटिंग हो रही है, कोई इस तरह के मसले आ रहे हैं। तो वो डाटा सेट का मसला होता है अक्सर, या ट्रेनिंग का भी मसला हो सकता है, जो तुमने वैल्यूज़ पास की हुई है उसमें भी मसला हो सकता है, तो ये याद रखना। अब हम करते हैं एवेल्युएशन। एवेल्युएशन क्या करना है, हमने टेस्ट लॉस ले लिया, टेस्ट एक्यूरेसी ले ली, और मॉडल डॉट एवेल्युएट के अंदर हमने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट कैटेगरी पास कर दी। जो हमने टेस्टिंग के लिए डाटा रखा हुआ था ना, वो हमने यहाँ पे पास कर दिया, और एवेल्युएशन चेक कर लिए कि भैया हमें वैल्यूज़ निकाल के दो और उनको स्टोर कराओ इन दो वेरिएबल्स के अंदर। हमने वो वहाँ पे स्टोर करा दी, फिर टेस्ट एक्यूरेसी हमने निकाली, तो वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। यहाँ तक तुम समझ आ गई। हमने पहले ऊपर वाले पार्ट में हमने मॉडल को ट्रेन किया, इस वाले पार्ट में हमने मॉडल को टेस्ट किया। ट्रेन करने के लिए हमारे पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कैटेगरी हमने पास की थी जो कि इनकोडेड थी, एंड इवेलुएट करने के लिए हमने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट कैटेगरी जो कि इनकोडेड है, ठीक है, ये पास की। इनकोडेड क्यों है, क्योंकि हमने इसको न्यूरल नेटवर्क में पास किया था। ये चीज़ समझ आ गई, फाइन। अब हम फाइनली अपने एंड की तरफ आ रहे हैं। ओके, तो हमने अब क्या करना है, हमने अपनी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करनी है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए आप वाई प्रिडिक्ट निकालोगे, ठीक है, उसके अंदर एनपी मतलब बताया था मैंने, हम नमपाई कॉल कर रहे हैं, नमपाई के अंदर हमने ARG मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको मुझे सही आइडिया नहीं है वैसे, ठीक है। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, ठीक है, एक्सेस 1 पे उसको प्रिडिक्ट करा रहे हैं, ठीक है। फिर हम CM लिख रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे निकलती है, आपकी जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है, जो आपने इनपुट दे के निकाली है वो, और जो एक्चुअल में आनी चाहिए थी वाई टेस्ट जो कि हमारा एक्चुअल टेस्ट डाटा था, उन दोनों में कितना डिफरेंस है वो आपका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दिखाता है। उसके बाद हमने दोबारा फिगर एक 10x8 का मेन कैनवस बना लिया। SNS सीबर्न से हमने हीट मैप क्या होता है, जो ग्रेडियंट की तरह कलर्स को ना लाइट डार्क करके ना आपके ग्राफ को या आपके मैप को जनरेट करके देता है, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को जनरेट करके देगा अब ये। तो हमने इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स CM पास कर दी, एनोट में ट्रू कर दिया, ये बाकी सारी वैल्यूज़ की पास कर दी, ठीक है। उसके अंदर हमने एक्स टिकट लेबल्स में मतलब एक्स एक्सेस पे कौन सी वैल्यूज आनी चाहिए हमने वहाँ पे क्लास नेम दे दिया, वाई एक्सेस भी हमने क्लास नेम ही पास कर दिए, एंड एक्स लेवल पे हमने प्रेडिक्टेड दे दिया, और वाई लेवल पे हमने एक्चुअल वैल्यू दे दी, टाइटल हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स दे दिया, और PLT से हमने शो करा दिया। तो अब नीचे आ जाओ, अब ये समझने वाली बात है, ये आपके पास पूरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन रही है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसको ताकि तुम्हें सही से नजर आए। हाँ, ये आपके पास पूरी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बन रही है। इसके अंदर तुम ये देख रहे हो, ये तुम्हारे आपकी क्लासेस के नाम है, ठीक है। यहाँ पे भी वही नेम लिखे हुए सेम, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, बर्ड, कैट, डियर, डॉग, फ्रॉग, हॉर्स, शिप, ट्रक, ये चीज़ दिख रही है। अब इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में ना, ये जो तुम्हारा वाई एक्सिस है ना, ये तुम्हारा एक्चुअल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि तुम्हारी होनी चाहिए थी आउटपुट में, और ये जो आपका है ना नीचे वाला, ये आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ जो तुम्हारे मॉडल ने आउटपुट में जनरेट की हैं वो हैं, ठीक है। हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए थी, वो हमारे वाई एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। समझ आ गई इस बात की, फाइन। और ये जो अब आपको डार्क सी एक लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, ये आपकी फाइनल
आउटपुट होती है एक्चुअल में, तो तुम्हारा सारा कंसर्न इससे है। तो डायगोनल वैल्यू आर द प्रिडिक्टेड आउटपुट जो एक्चुअल में है। तुमने देखा डीयर के लिए तुम्हारी 686 वैल्यू आई डीयर के लिए, ठीक है, ये आपने अच्छे से ट्रेन कर लिया, ये भी अच्छे से ट्रेन कर लिया, ठीक है। इस तरह ये आपकी सारी मेन आउटपुट है। तो ये तो आउटपुट होगी, बाकी वैल्यूज़ क्या रिप्रेजेंट करती है? बाकी वैल्यूज़ भी आपकी ट्रेनिंग पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये समझ लो, ये जो 132 जो वैल्यू आई है ना, ये आपकी डॉग और कैट से आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, जो 132 इमेजेस थी ना, वो एक्चुअल में थी डॉग की, बट तुम्हारे मॉडल ने उसको कहा ये तो कैट है, तो मॉडल सही से ट्रेन तो नहीं हुआ। इसी तरह जो आपकी ये वाली वैल्यूज़ है ना, क्या है एक्चुअल में ना 686 पिक्चर्स थी डियर की, और आपके मॉडल ने ना सारी की सारी डियर ही उसको कंसिडर की, तो मतलब उसमें अच्छे से ट्रेन हुआ है, वो सही रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज़ को। इस तरह आप फ्रॉग की देख लो, फ्रॉग की 785 पिक्चर्स थी एक्चुअल में, और मॉडल ने उन 785 पिक्चर्स को फ्रॉग ही कंसिडर किया है। अगर मैं कहता हूँ ये जो 73 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 73 पिक्चर्स ऐसी थी जो कि असल में हॉर्स की थी, बट तुम्हारे मॉडल ने उसको डियर कंसिडर करके आउटपुट में जनरेट कर दिया। ये चीज़ समझ आ गई है। अब और कुछ रहा नहीं है, बस आपने एंड पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट करनी है। उसको जनरेट करने के लिए आप सिंपल वो जो हमने sklearn मैट्रिक्स वाला मॉड्यूल कॉल किया था, उसके अंदर हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फंक्शन है। उसके अंदर आप वाई टेस्ट, वाई प्रिडिक्ट एंड अपने टारगेट नेम्स पास कर दोगे, तो आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है। और वो रिपोर्ट आपको कुछ इस तरह की नजर आएगी। एंड इस रिपोर्ट में आपके पास एक्यूरेसी 0.69 आ रही है, जो कि 10,000 इमेजेस जो हमने देखा था, हमारे पास टोटल इमेजेस 10,000 थी, उसकी टोटल एक्यूरेसी 69 आ रही है, 0.69, यानी कि ये ऑलमोस्ट 70% एक्यूरेट है हमारा मॉडल। बट क्या 70% इज एनफ? नहीं। जो आइडियल हम देखते हैं ना, वो ये होता है कि आपका 0.80 से अबव होना चाहिए, 80 से प्लस होना चाहिए, यानी अबव 80% आपकी एक्यूरेसी हो तो आप कह सकते हो कि आपका मॉडल अच्छे से ट्रेन हुआ है। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तुम कमेंट में पूछ सकते हो। एंड कसम से मेरा बोल बोल के मुंह ही थक गया, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। इस पे ऐसी यूजफुल स्टफ आता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान अल्लाह।